नमस्ते दोस्तों। आरबीएल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे कूटनीतिक ड्रामे का विश्लेषण करेंगे जिसने रातों रात पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। सोचिए, क्या अमेरिका सच में ईरान पर कोई बड़ा सैन्य हमला करने वाला था? और अगर हाँ, तो फिर अचानक से ये यू टर्न क्यों लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब पॉलिटिकल हलचलों से हमारे और आपके शेयर बाजारों और तेल की कीमतों में इतनी भयानक उथल पुथल क्यों मच गई? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों की गहराई में जाएंगे और इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में हम 5 अहम चीजों पर नजर डालेंगे। पहला, ट्रंप ईरान तनाव। दूसरा, ग्लोबल मार्केट में मची हलचल। तीसरा, समुद्री व्यापार या मैरिटाइम ट्रेड के रिस्क। चौथा, यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की इस मामले में क्या मजबूरियां हैं। और अंत में, इस पूरे विवाद का भविष्य और हमारे लिए मुख्य निष्कर्ष। तो आइए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, द ट्रंप ईरान स्टैंड ऑफ। देखते हैं कि आखिर इस पूरे कूटनीतिक गतिरोध की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हुआ कुछ यूं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान ने कुछ खास शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका बहुत ही खतरनाक एक्शन लेगा। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को आप एक जियोपॉलिटिकल पोकर गेम की तरह समझ सकते हैं। इस हाई स्टेक्स वाले गेम में ऐसे आक्रामक बयान अक्सर सामने वाले पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये धमकी बाहर आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही चर्चा थी, क्या अमेरिका और ईरान सीधे सीधे युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं? लेकिन कूटनीति की दुनिया में हालात पलक झपकते ही बदल जाते हैं। एक तरफ जहां मिलिट्री एक्शन की धमकियों से पूरी दुनिया खौफ में थी, वहीं कुछ ही घंटों बाद हमें एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला यू टर्न देखने को मिला। ट्रंप की तरफ से अचानक संकेत आने लगे कि भाई, महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका के तेवर नरम पड़ रहे थे और दूसरी तरफ ईरान की ओर से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था। इस कन्फ्यूजन ने दुनिया भर में एक अजीब सा कूटनीतिक भ्रम और रणनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी। और इसी का असर हमने अपने दूसरे सेक्शन में देखने को मिलता है, ग्लोबल मार्केट शॉकवेव्स। चलिए समझते हैं कि कैसे नेताओं के सिर्फ बयानों ने इतना बड़ा आर्थिक भूचाल ला दिया। होता क्या है ना, इंटरनेशनल मार्केट इन जियोपॉलिटिकल बयानों पर बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। जब लगा कि बस अब युद्ध होने ही वाला है, तो इन्वेस्टर्स घबरा गए। उन्होंने धड़ाधड़ अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया भर के शेयर मार्केट्स धड़ाम से गिर गए। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि सैन्य कार्रवाई टल गई है या बातचीत चल रही है, मार्केट ने चैन की सांस ली। प्रमुख ग्लोबल इंडेक्स वापस से रिकवर होने लगे। ये हमें साफ दिखाता है कि ग्लोबल कैपिटल यानी दुनिया भर का पैसा इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर हम कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बात करें तो वहां असर और भी ज्यादा भयानक था। पैनिक के उस माहौल में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगीं। लेकिन जैसे ही तनाव कम हुआ, कीमतें फिर से स्टेबल हो गईं। अब इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए, बिना एक भी गोली चले, बिना कोई मिसाइल दागे, सिर्फ दुनिया के 2 बड़े नेताओं की बयानबाजी ने ही अरबों डॉलर की इकोनॉमी को ऊपर नीचे कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, मैरिटाइम ट्रेड रिस्क। आइए देखते हैं कि इस पूरी डिप्लोमैटिक टेंशन का ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। देखिए, इस तरह के जियोपॉलिटिकल तनाव का सबसे सीधा और खतरनाक असर ग्लोबल हाईवे चोक पॉइंट्स पर पड़ता है। मिडल ईस्ट के जो समुद्री रास्ते हैं ना, वो असल में दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। जब भी वहां कोई अस्थिरता आती है, तो ये अहम रूट या तो बहुत धीमे हो जाते हैं या पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपके शहर का सबसे मेन और बिजी हाईवे अचानक से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। और जब यह समंदर का ग्लोबल हाईवे ब्लॉक होता है, तो एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले तेल की सप्लाई रुकती है। बड़े बड़े जहाज बीच समंदर में खड़े रह जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि माल ढुलाई और इंटरनेशनल ट्रेड का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अंत में क्या होता है? इसका सारा बोझ ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के रूप में आम जनता की जेब पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मुद्दा सिर्फ इकोनॉमी या पैसों तक सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत ही दुखद मानवीय कीमत भी है। इस अस्थिरता के दौरान भारतीय नाविकों की जान जाना एक बेहद गंभीर विषय है। आपको बता दें कि लाखों भारतीय इंटरनेशनल मर्चेंट शिप्स पर काम करते हैं। जब भी देशों के बीच ऐसा कोई राजनीतिक या मिलिट्री तनाव होता है, तो सबसे सीधा और जानलेवा खतरा इन्हीं बेगुनाह क्रू मेंबर्स की जान पर मंडराता है। अक्सर बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों के शोर में ये मानवीय नुकसान कहीं छुप कर रह जाता है, जिसे भूल जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द यूएन्स मीडिएटिंग लिमिटेशंस।
आखिर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस ऐसे मामलों में क्या कर रही है? अगर हम एक इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपर्ट के नज़रिए से देखें तो यूनाइटेड नेशंस ऐसे मॉडर्न क्राइसिस को तुरंत सुलझाने में अक्सर बेबस नज़र आता है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, आज दुनिया में एक साथ इतने सारे विवाद चल रहे हैं कि यूएन का फोकस और रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। दूसरा, यूएन के पास खुद की कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो सीधे तौर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई कर सके। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है मेंबर स्टेट्स, खासकर वीटो पावर वाले देशों की सहमति का होना। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक ग्रिडलॉक है जो इस संस्था को कोई भी तेज और कड़ा फैसला लेने से पूरी तरह रोक देता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन 5 पर आते हैं, फ्यूचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेकअवेज। इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद हमारे सामने 3 बहुत ही साफ बातें निकल कर आती हैं। पहला, आज के दौर में मार्केट को हिलाने के लिए असल युद्ध की जरूरत नहीं है, नेताओं के सिर्फ कड़े बयान ही काफी हैं। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी और ऊर्जा सुरक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिडिल ईस्ट में शांति का होना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, जब भी कोई नया क्राइसिस आता है तो यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं की ताकत और उनके काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े होते ही रहेंगे। तो इसी ढांचे और संस्थाओं की कमियों को देखते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज के समय में यूएन को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? ए, वीटो पावर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। बी, सदस्य देशों की जवाबदेही बढ़ाई जाए। सी, शांति सेना यानी पीसकीपर्स को और ज्यादा पावर मिले। या फिर डी, जो सिस्टम अभी है वही बिल्कुल सही है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने जवाब तर्क के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी बहस है जिसका हिस्सा हम सभी को होना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमने देखा कि कैसे डिप्लोमेसी के एक छोटे से दांव-पेंच ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर आपको आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंटरनेशनल अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही शानदार और डीप एनालिसिस के लिए आरबीएल एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।